हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे जो चैनल है ना, साइंस स्टडी पीसीबी के नाम से, इसको लाइक कर देना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है ना। और जो हमारा चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर देना। इसको क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मानव पाचन तंत्र। ठीक है ना। मानव में पाचन तंत्र का निर्माण आहारनाल, एलिमेंट्री कैनाल एवं पाचक ग्रंथियों, इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, के द्वारा होता है। देखो, मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल। पहला क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अर्थात जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा जो एंजाइम स्रावित किए जाते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह आहारनाल मुख से प्रारंभ होता है और गुदा या एनस तक विस्तृत एक लंबी नलिका होती है। देखो, आहारनाल या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं तो यह आपके मुख से प्रारंभ होता है। मुख से प्रारंभ होता है और एनस तक यह एक विस्तृत नलिका होती है। ठीक है ना। देखो, डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर इसका अंत होता है। ठीक है ना। तो डायग्राम में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का। ठीक है ना। इसमें समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ। यहाँ से आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद आता है बक्कल कैविटी, जिसे बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है ना। बक्कल कैविटी से भोजन होता हुआ फिर जाता है आपका ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस, देखो यहाँ पे ईपीग्लोटिस होता है। क्या होता है यहाँ पे, ईपीग्लोटिस होता है। जो जैसे ही भोजन आता है ना, तो वो जो फेरिंग्स है, ग्रसिका है, इसको बंद कर लेता है और भोजन कहाँ पे आ जाता है, ऑइसोफेगस में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं ना, तो ईपीग्लोटिस इस जो फूड पाइप है उस फूड पाइप को बंद कर लेता है और जो विंड पाइप है वो खुल जाता है, जिसके द्वारा जो हवा है वो कहाँ पे आ जाती है, या वायु है वो कहाँ पे आ जाती है, आपकी ग्रसनी में चली जाती है। तो ये इसका कार्य होता है। तो अब जो भोजन है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका ऑइसोफेगस में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ऑइसोफेगस में आ जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, जो फूड है इस ऑइसोफेगस, तो ऑइसोफेगस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रमाकुंजन की गति पाई जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, जो भोजन है ना, और यहाँ पे होता है आपका ऑइसोफेगस स्पिंचर। क्या होता है, ऑइसोफेगस स्पिंचर होता है, जो क्या करता है, जो भोजन को वापस जाने से रोकता है। अर्थात जो आपका भोजन है ना, जैसे अमाशय में भोजन आ गया, अब भोजन अमाशय में आ गया तो वो वापस ना चला जाए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका ये वाला, ये है आपका ऑइसोफेगस स्पिंक्चर। क्लियर है ना। अब आपका भोजन कहाँ पे आ गया, स्टोमक में आ गया। ठीक है ना। स्टोमक की बात करते हैं तो ये एक जे शेप्ड की संरचना होती है। ठीक है ना। कैसी संरचना होती है, जी शेप्ड की संरचना होती है। ठीक है ना। और जो एंजाइम्स वगैरह है वो उसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब भोजन आपका स्टोमक में आ गया। स्टोमक में आने के बाद फिर ये आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपकी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ये रही आपकी, ये सभी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है ना। ये सभी क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, अगर आप याद करना चाहें तो। ये होता है आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और एक होता है इलियम। ठीक है ना। 3 पार्ट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम थोड़ा वापस जाते हैं तो ये होता है आपका लिवर। लिवर में होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है, गॉल ब्लैडर। और यहाँ से एक नली निकलती है, नलिका निकलती है, जो आपका कहाँ पे खुलती है, ये आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका पित्त रस जाता है, पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। और ये होता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास से भी जो बहुत सारी वेंस जैसी संरचना होती है इसमें से, और इसमें जो जो अग्नाशय रस होता है वो भी कहाँ पे आता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जो आपके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। फिर है ना, ये भोजन है वो कहाँ पे जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से होता हुआ यहाँ से आ गया, देखो इस नलिका के माध्यम से कहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया, फिर इसके माध्यम से यहाँ पे जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, फिर आपका रेक्टम में आता है और एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है भोजन की।
ठीक है ना, किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम और विस्तार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया है ना, तो अब आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो भोजन है, देखो ये पार्ट भी देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनके द्वारा जिनसे भोजन होकर गुजरता है। जैसे बात करते हैं मुखगुहा, जो आपका भोजन है ना वो आपके बक्कल कैविटी मुखगुहा में आता है, फिर आता है ऑसोफेगस में आता है, स्टोमक में आता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, फिर एनस, ठीक है ना। इस तरीके से भोजन क्या करता है, गति करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बक्कल कैविटी मुख गुहा के बारे में। अब क्या होता है, जो भोजन है ना मुख के द्वारा कहाँ पे आ जाता है, ये आपका बक्कल कैविटी में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, बक्कल कैविटी में आ जाता है, ठीक है ना। भोजन मुख गुहा में आने के बाद लार ग्रंथियां इसमें क्या होती हैं, लार सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, मुख गुहा में पाई जाती हैं, जो लार का श्रवण करती हैं, जो भोजन को गीला एवं पाचन करने में सहायता करती हैं, ठीक है ना। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं ना, ये आपके भोजन में छोड़ी जाती हैं। जो आपका मुख गुहा में जो भोजन है ना, वहाँ पे इसको छोड़ा जाता है। ये भोजन को एक तरीके से गीला बनाने का काम करती हैं, क्योंकि भोजन का पाचन तभी तो संभव हो पाएगा ना, जब भोजन कैसा हो जाएगा, एक तरीके से गीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस लार में भी कुछ एंजाइम्स होती हैं जो इसमें पाचन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब कौन सा एंजाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है ना। लार में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखो लार में और भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एंजाइम्स होते हैं वो उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है लार एमाइलेज। कौन सा एंजाइम, लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, अगर आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है इसको, ठीक है ना। तो लार एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। यह एंजाइम्स स्टार्च यानी कि मंड को, जटिल अणु, तो ये स्टार्च या मंड है, ये क्या है, एक जटिल अणु है। जटिल अणु को सरल शर्करा या माल्टोज में खंडित कर देता है, ठीक है ना। तो जो लार एमाइलेज क्या होता है, जो आपकी स्टार्च है ना, स्टार्च को एक तरीके से शर्करा में, इसे बोलते हैं माल्टोज में विखंडित कर देता है। क्या कर देता है, माल्टोज में खंडित कर देता है। जैसे आपका स्टार्च है उसको लार एमाइलेज के द्वारा माल्टोज यानी कि सरल शर्करा में बदल जाता है। समझ में आ गया ना, लार एमाइलेज, ठीक है ना। नेक्स्ट एंजाइम की बात करेंगे, तो नेक्स्ट है आपका लाइसोजाइम। क्या है, लाइसोजाइम। यह भोजन को जीवाणु से सुरक्षा करने का काम करता है। तो इसका सिर्फ कार्य यही होता है कि ये भोजन जो होता है ना, आपके मुंह गुहा में जो भोजन होता है उसको बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। सिर्फ इसका यही कार्य होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है ग्रसिका, ऑइसोफेगस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑइसोफेगस। अब आपका जो मुख गुहा से भोजन कहाँ पे आ जाएगा, ऑइसोफेगस में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ऑइसोफेगस में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑइसोफेगस, मुख गुहा से भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रमाकुंचन जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है ना, वो इसमें पाया जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन है वो आगे बढ़ता है तथा अमाशय में प्रवेश करता है। तो ऑइसोफेगस से जो आपका भोजन है वो कहाँ पे आ जाएगा, अमाशय या स्टोमक में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाशय, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भोजन का क्या होता है, पाचन क्रिया, जो वास्तविक पाचन क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। आमाशय में भोजन का जो वास्तविक पाचन है, अर्थात जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, आपके आमाशय से, स्टोमक से हो जाती है, ठीक है ना। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का श्रवण करती हैं। देखो आमाशय की जो भित्ति होती है ना, उसमें पाई जाती है जठर ग्रंथियां। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो जठर रस, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस का श्रवण करती हैं, ठीक है ना। अब जो जठर रस है, अब इस जठर रस का क्या कार्य होता है, जठर रस जो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया गया है, जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा के स्रावण को उत्तेजित करता है। अब ये जैसे जठर रस आपका स्रावित होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे बोलते हैं हम पेप्सिन, और श्लेष्मा के स्रावण को उत्तेजित कर देता है, ठीक है ना, एक्साइटेड कर देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है भोजन को अम्लीय बनाता है या एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जैसे बात करते हैं जो आपका जठर रस होता है ना, तो सबसे पहले ये
क्या कार्य करता है? सबसे पहले यह कार्य करता है कि जो आपके जो एचसीएल की, अर्थात इसमें कुछ ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं, अमाशय में कुछ ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? एचसीएल का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं? एचसीएल का स्रावण करती हैं। और यह एचसीएल भोजन को अम्लीय बनाता है, अर्थात एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट में एचसीएल का स्रावण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आपका, एचसीएल की उपस्थिति में जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है वो सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। अब दूसरा, जो जैसे ही जठरस ने एचसीएल को उत्तेजित कर दिया, ठीक है ना, अब जो एचसीएल क्या करेगा? अब जो एचसीएल क्या करेगा कि इस अमाशय में सक्रिय अवस्था में एक पेप्सिनोजन एंजाइम है। कौन सा है? पेप्सिनोजन एंजाइम है। और यह पेप्सिनोजन एंजाइम एचसीएल की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भाई आपके लिए, ठीक है ना। अब यह पेप्सिन एंजाइम, अब ये पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है कि जो देखो, सबसे पहले पेप्सिनोजन एचसीएल की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल गया, क्लियर है। अब यह पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन होती है, प्रोटीन को किस में बदल देगा? प्रोटियोज या पेप्टोन्स में बदल देता है। ये आपको इम्पोर्टेंट, ये आपका ध्यान रख देना है, ध्यान रखना है कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है? प्रोटियोज या पेप्टोन्स में बदल देता है। ये आपको ध्यान रखना है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोज एवं पेप्टोन्स व पेप्टाइड में बदल देता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। पहला हो गया आपका एचसीएल, दूसरा है आपका पेप्सिन एंजाइम, और तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है श्लेष्मा। श्लेष्मा इसका कार्य क्या होता है? जो आपका एचसीएल का श्रवण किया जाता है ना, अब यह एचसीएल अम्लीय होता है ना, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। अम्लीय एचसीएल से अमाशय की भित्ति, एचसीएल से अमाशय की जो भित्ति है, भित्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर देता है, ठीक है ना। तो वो कौन करता है? श्लेष्मा ही करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, श्लेष्मा का श्रवण कम हो जाता है। जब श्लेष्मा का श्रवण कम हो जाता है तो आपका जो एचसीएल है ना, वो अमाशय की भित्ति को थोड़ा क्षतिग्रस्त कर देता है, या कह सकते हैं इसको एक तरीके से एसिडिटी की समस्या बन जाती है। एक तरीके से क्या बन जाती है? जो एसिडिटी की समस्या बनती है ना, वो किसके कारण बनती है? वो एचसीएल के कारण ही बनती है। जब श्लेष्मा कम हो जाता है ना, तो एचसीएल क्या करता है? एचसीएल के द्वारा ही क्या बनती है? एसिडिटी की समस्या बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो अमाशय है ना, ये आपका अमाशय है वो कहाँ पे खुलता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका पूरा का पूरा ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है ना। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। जो आपका अमाशय में जो पचा हुआ भोजन है या पचित भोजन है वो कहाँ पे रहता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है ना। छोटी आंत इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करता है। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा और वसा का पाचन होगा, ठीक है ना। तो इसके पाचन के लिए जैसे यकृत से आपका कुछ पित्तरस आता है, और आपका बात करें अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है। तो ये इसके पाचन में या इनके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे आमाशय से। नेक्स्ट है आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, क्योंकि वहाँ पे एचसीएल का श्रवण हुआ ना, अमाशय में एचसीएल का श्रवण हुआ, जिसके कारण जो भोजन है वो कैसा हो गया था? अम्लीय भोजन हो गया था। और अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय माध्यम बनाया जाता है। अब जब अग्नाशय के द्वारा जो अग्नाशयी रस आएगा या अग्नाशयी एंजाइम आएंगे, तो वो केवल क्षारीय माध्यम में ही काम करते हैं, अम्लीय माध्यम कार्य नहीं करते हैं। तो इसके लिए भोजन को कैसा बनाया जाएगा? क्षारीय बनाया जाएगा। यकृत से स्रावित जो पित्तरस है इस कार्य को करता है। तो यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्तरस है ना, जो हमने पढ़ा था गॉल ब्लैडर यानी कि जो पित्ताशय था, वहां से आपका क्या आता है? पित्तरस आता है, जो इस भोजन को, अम्लीय भोजन है उसको क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है अग्नाशयी रस का श्रवण कर। देखो, बात करते हैं यकृत का पित्ताशय होता है, सॉरी, यकृत का पित्ताशय होता है जो पित्तरस का श्रवण करता है, और अग्नाशय का अग्नाशयी रस
का श्रवण करता है। जो अग्नाशय है वो आपका अग्नाशयी रस का श्रवण करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन पाचक एंजाइम। देखो इसमें जो अग्नाशय में है आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, या अग्नाशयी रस में आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। वसा के पाचन के लिए इसमें लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए इसमें एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज होता है। ये 3 एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे जो प्रोटीन, हमने देखा था अमाशय में जो प्रोटीन थी, अमाशय में जो प्रोटीन थी वो किस में बदल गई थी? ध्यान है आपको? अमाशय के अंदर जो प्रोटीन थी वो किस में बदल गई थी? ध्यान है आपको? तो जो आपकी अमाशय में प्रोटीन थी, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अमाशय में जो प्रोटीन थी वो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किस में बदल गई थी? प्रोटियोज या पेंटोज में बदल गई थी। किस में बदल गई थी? प्रोटियोज, पेंटोज, या कह सकते हैं पेप्टाइड में बदल गई थी, ठीक है ना। अब जो प्रोटियोज या पेंटोज है, अब जो प्रोटियोज या पेंटोज है, ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में डाईपेप्टाइड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? डाईपेप्टाइड्स में बदल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे वसा की फैट, क्योंकि बात करते हैं अमाशय में, अमाशय में वसा का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। किस में बदल देता है? डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। नेक्स्ट आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड फिर मोनोसैकेराइड एक सरल शर्करा में बदल जाता है। तो 3 एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेस्टाइन जूस। इसके द्वारा जो आपका छोटी आंत होती है ना, उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, उसके द्वारा एक इंटेस्टाइन जूस का श्रवण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें जो डाईपेप्टाइड्स होता है, जो डाईपेप्टाइड होता है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे जो डाईपेप्टाइड है वो किस में बदल जाता है? एमिनोम्स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एमिनोम्स में बदल जाता है। और जो माल्टोज, जो आपका कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था, वो आपका ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है ना। और जो वसा होती है वो आपका वसा अम्ल। देखो वसा की बात करते हैं तो यहाँ जो आपकी छोटी आंत होती है ना, इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में इसका खंडन होता है। जैसे कि जो वसा है ना, अब ये वसा है कि छोटे छोटे इमल्सीकृत वसा के टुकड़ों में टूट जाती है, क्योंकि इसका पाचन थोड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। तो आगे जाकर ये वसा है वो किस में बदल जाती है? वसा अम्लोग्लिसरॉल में बदल जाती है। थोड़ा अन्य की तुलना में जो वसा का पाचन है वो थोड़ा जटिल है, ठीक है ना। अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जितने भी जो आपके जटिल अणु होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज है। जैसे आपका प्रोटीन किस में बदल गया? एमिनोम्स में बदल गया, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं वसा की, तो वसा किस में बदल गया? वसा मतलब ग्लिसरॉल में बदल गया। और हमने लिया था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया? कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदल गया। अर्थात जितने भी जटिल अणु थे वो सरल अणुओं में खंडित हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पचित भोजन है, डाइजेस्टिव फूड है, वो आंत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लेती है। अर्थात जो आंत्र है ना, इसकी भित्ति के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त पाए जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आंतरिक भित्ति है ना, या आंतरिक स्तर है, उसमें बहुत सारी अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो जो प्रवर्त होते हैं इनको क्या बोलते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी बात करते हैं तो इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? जो आपका पचित भोजन है ना, उसको अवशोषित करती रहती हैं। क्या करती हैं? अवशोषित करने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह दीर्घरोम भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। तो ये दीर्घरोम क्या करते हैं? भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद इस भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया पचित भोजन, लेकिन कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है जो लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, बृहदान्त्र में या
लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से इसको एनएस होता है के द्वारा एनएस के द्वारा इसको इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। जो आपका एनएस होता है इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से जो मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया है वो चलती है, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से।